नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के आई है जमुई, और जमुई का ये ग्राम ब्लॉक है गिद्धौर और ग्राम पंचायत है गंगरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये जानते हैं कि जनप्रतिनिधि और जनता का जो सवाल होता है और जो जवाब होता है उसी से संबंधित होता है। जनता का सवाल कि हमें पानी, जल, नल और आवास से संबंधित रहता है, राशन, और इसी सवाल को हम जनप्रतिनिधि से पूछते हैं कि क्या स्थिति है, अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या मुहैया कराए हैं, जनता से जो वादा किए थे, किन वादों से चुनाव लड़े थे और किन वादों को पूरा भी किए, और क्या लगता है कि कुछ काम बच गया है और कैसे, क्या कारण है, फंड की कमी है या सरकार की कमी है। ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद, हालांकि जो चेहरा देख रहे हैं ये पत्रकार भी हैं और मौजूदा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। कल्याण सिंह जी इनका नाम है, और बहुत ही इनका, जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो कई ऐसे काम जो पंचायत में ऐतिहासिक रूप से कराए हैं, लेकिन हम जानते हैं इन्हीं के जुबानी कि क्या क्या काम कराए हैं और कैसा लगा, और एक पत्रकार के नाते और मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते क्या पाते हैं और क्या एक मैसेज देते हैं, ये तमाम सवाल जुड़ते हैं। स्वागत करते हैं मुखिया जी और पत्रकार साहब भी आपको। देखिए, आज बहुत अच्छा लगा कि हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं, और यह क्षेत्र जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारी जो रुचि है अभी भी उतना ही, और पत्रकारों को भी सम्मान हम उतना ही देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जब हम कोई बात किसी भी विषय को सरकार तक पहुंचाने का जो एक जरिया है वह पत्रकारिता है। हम किसी भी लोकतंत्र में किसी भी बात को बेबाकी से पत्रकार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, और इस क्षेत्र में काम करने के बाद बहुत ही सुखद अनुभव होता है, क्योंकि हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आवाज दब जाती है, और उसकी आवाज को उठा करके और सरकार तक और आम जनों तक पहुंचाने का जो पत्रकार का जो लक्ष्य होता है वह काबिल तारीफ है। एक और सवाल है, हालांकि सवाल तो मेरा शुरुआत है, अब आप जवाब भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम एक चीज और जानते हैं कि सर आप पत्रकारिता कर रहे थे और पंचायत में हर व्यक्ति को लगता है कि हम आवाज उठाएं, और सिस्टम से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं अंतर पाते वो जीवन। तो क्या हम पत्रकारिता जो स्वतंत्र जीवन होता है और प्रतिनिधित्व जो पंचायत का जन प्रतिनिधित्व राजनीतिक जीवन एक बाउंडेशन कहीं ना कहीं सिस्टम में होता है, क्या ऐसा अंतर कुछ? हाँ, अंतर है। पत्रकारिता क्षेत्र ऐसा है जहां आपको सिर्फ सवाल उठाना है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक जीवन में बहुत सारा विषय ऐसा है जो आप जानते हुए भी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं नियम कानून कायदे के दायरे में बंधे होते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर एक जवाबदेही होती है। आपके एक एक बातों को लोग जो है अनुसरण करते हैं। आप जब कोई विषय रखते हैं या कोई विषय आप जब कहीं बोलते हैं, ठीक है, तो उसका अलग अलग मायने निकाला जाएगा, और जब आप जिम्मेवार पद पर होते हैं तो जो काम आपसे नहीं होने लायक है उस काम के लिए भी आप दोषी ठहरते हैं, फिर भी आपको अपना मुंह बंद रखना होता है। तो ये यहाँ पे मतलब जो है हम समझते हैं कि दोनों जो है, दोनों में अंतर तो है। चलिए, देखिए, बड़ा बखूबी तरीके से और तार्किक बातें बताते हैं, और ये बात सही है। सवाल करना आसान है, लेकिन उस समय सिस्टम में जाकर के हर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात सही है, आपकी बातों को रिकॉर्ड होती है, सिस्टम में अनुसरण लोग करते हैं कि क्या बोलते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन अब हम जानेंगे कि सर पहली बार 2016 में चुनाव लड़े, आप अपनी पंचायत में क्या क्या समस्या देखे और जनता का सबसे बड़ा समस्या क्या आपको दिखा, ताकि आप इस क्षेत्र में कैसे आए? ये पत्रकारिता से हमारा जो
राजनीतिक क्षेत्र में आना हुआ, यह हमारे गांव की जो मूलभूत समस्या थी वह हमको खींच के लाया। अब इसमें विषय हम शॉर्ट में ही बताएंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको अच्छी सफलता मिल रही थी और हम बहुत अच्छे से अपने दायित्व को निभा रहे थे। इस दरमियान में एक छोटी सी कोई हमारे परिवार में एक घटना हुई थी। उस समय हमको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और उस प्रॉब्लम की वजह से हम जाकर के मैदानता में इलाज कराए। डॉक्टर साहब का कहना था कि 1 साल तक आपको कहीं भी भागदौड़ नहीं करना है। उस दरमियान हम जब बाहर रह रहे थे छत्तीसगढ़ में और पत्रकारिता कर रहे थे तो हम वहाँ छोड़ दिए और हम अपने घर पर रहने लगे, क्योंकि माँ पिताजी का था कि पहले तो जान प्यारा है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो जब हम यहाँ रहे और यहाँ रहने के बाद जब हम देखे यहाँ का जो मूलभूत समस्या, तो 3 माह तक तो हम ज्यादा परेशान थे अपने स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा तो हमको इस गांव का जो परेशानी था, यहाँ के आसपास के लोगों का जो परेशानी था, वो मेरे जहन में आया और वो सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। अच्छा। हमारे इस पंचायत में, पूरी पंचायत में मात्र 2 ट्रांसफार्मर था। अच्छा। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर से जब बिजली वहाँ नवादा के पास है और एक ट्रांसफार्मर 63 kV का हमारे गांव में था। अच्छा। मांझी टोला में ट्रांसफार्मर नहीं था, बरघट्टा गांव पड़ता है वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था, प्रीतम टाड़ में ट्रांसफार्मर नहीं था, यहाँ पे गांधी आश्रम में ट्रांसफार्मर नहीं था, ये आपका ताड़ी में ट्रांसफार्मर नहीं था। बिजली की व्यवस्था चौपट थी पूर्ण रूप से। तो हमारे जहन में आया और हम जो है वहीं से एक पहल शुरू किए। अच्छा। और उस समय संयोग की बात है कि माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी से मिलने गए। अच्छा। और उनके यहाँ जब गए तो बोले कि मेरे पीएस हैं, उनको बता दीजिए समस्या। और वो इतने मतलब भले थे वीरेंद्र जी, उनके पीएस हैं। तो वो बताए कि जो जो समस्या है आप लिख करके दे दीजिए। और हम बता रहे हैं कि हमको यकीन नहीं हुआ कि जितना समस्या हम बताए उनको सभी नोट करके एक एक बिंदु पे उन्होंने हल करवाया। और इस तरह से काम मतलब यहाँ चालू हुआ जैसे लग रहा था कि कोई प्लांट लग रहा हो। 650 खंबा रातों रात यहाँ गिरने लगा और बिजली की तार जो है के लिए सभी जगह खंबा इंस्टॉल किया गया और उसके बाद तार वहां से आया, तार बिछाया गया और लगभग 600 मीटर विभाग से भेजा गया। और वो मीटर मतलब सभी को, बीपीएल परिवारों को, जितने बीपीएल परिवार थे उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया गया एकदम इजी वे पे कि मतलब आप आइए और आप एक बीपीएल सूची का आप कार्ड लेते आइए, लाल कार्ड का, उसका नंबर नोट होगा और उसके बाद आपको कनेक्शन मिल जाएगा। वहीं से लोगों के दिल दिमाग में एक मैसेज गया कि नहीं, इनको जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम करना चाहिए। और लोगों ने हमको वहीं से मोटिवेट किया कि आप जो है इस क्षेत्र में आइए। हम हाथ जोड़ते थे कि भाई हम राजनीति में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम खरा बोलते हैं। ठीक है, हमारा एक स्वभाव है कि हम राजनीति में फिट कभी कभी नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से मतलब हम अचानक से मतलब राजनीति के क्षेत्र में आए तो थोड़ा साफ सुथरा बोलने का आदत है। और जिसके वजह से हम कहे कि भाई राजनीति में बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, यानी जो मुझसे नहीं होगा। यानी कहा जाए तो राजनीति साफ सुथरी नहीं है। तो देखिए, साफ सुथरी बात जो है जब आप कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। हम कई बार पंचायती करने गाँव में परहेज करते हैं। हम ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। इसलिए परहेज करते हैं कि जब 2 भाई आपस में लड़ रहा होता है और जा करके आप मतलब जो है कोई भी बात मतलब आप बेबाकी से बोलेंगे तो एक भाई को तकलीफ एकदम निश्चित है कि हो जाता है। और जब तकलीफ हो जाता है वह कहेगा सीधा कि आपको आप वोट नहीं करेंगे। ठीक है,
हालांकि बहुत सारा अवसर ऐसा आया जहाँ पे हमको निष्पक्ष बोलना पड़ा, लोग मुझसे नाराज भी हुए, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि आप जो बोले थे वो बात सही था और हमसे गलती हुआ कि हम मतलब जो है आपसे जो नाराज हुए वो अनावश्यक हुए। तो देखिए ये कितने बड़ी बात है कि शुरुआत राजनीति कैसे आना, लोग लाते भी हैं, लोग हटाते भी हैं। जी बिल्कुल। और ये बात सही है कि राजनीति में साफ सुथरी बात नहीं बोली जाती है। राजनीति मतलब कुछ जो नीति होती है वो राज रखी जाती है, और ये सच्ची पत्रकारिता करने वाले को बड़ा रास भी नहीं आती है, ये भी बात सत्य है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान कौन कौन वार्ड में कौन कौन ऐसा काम हुआ, ताकि जनता को पता चले कि ये काम आपके माध्यम से हुआ। सवाल तो मेरा एक रहेगा, लेकिन जवाब आपका अनेक रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपने क्या क्या काम करा है। देखिए, जैसे हम जब मुखिया प्रतिनिधि के रूप में जब ग्राम सभा में जाते हैं तो हमारा लक्ष्य पहला ये होता है कि हम जनता की बात को सुनें और यह परंपरा कायम की है कि हम जो ग्राम सभा करते हैं वो खुलेआम करते हैं। पहले का बात हम नहीं करेंगे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी होता था, लेकिन जब से जिम्मेवारी मिला तो ग्राम सभा खुले रूप से होने लगा और उसमें लोगों का जो मांग होता है, जो विषय वो प्राथमिकता से रखते हैं कि यहाँ पे ये बेहद जरूरी है, तो उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता में लेते हैं और उसी विषय उसी बिंदु पर मतलब पहला फोकस होता है। जितना भी योजना हमारे यहाँ हुआ वह जनता से जुड़ा हुआ एक भी योजना ऐसा नहीं है जिस योजना का उपयोग नहीं होता हो। हम समझते हैं कि पंचायती राज विभाग का एक एक पैसा जो हमारी पंचायत को मिला या और विभागों का जो सहयोग मिला, वह किसी भी विभाग का जो सहयोग था वह सहयोग मतलब जनता के हित में 100% मतलब जो है वो कामयाब है। उसका मुख्य कारण है कि जब हम ग्राम सभा में बात लेते हैं और जब एक स्वर से लोग आवाज उठाते हैं कि यह काम पहले होना चाहिए और उसी काम को करते हैं तो उसमें विरोधाभास नहीं रह जाता है। अच्छा। द्वेष के भावना से अगर यदि कोई प्रतिद्वंदी जो है या मतलब किसी के माध्यम से कोई बात आती भी है तो जो संख्या के आधार पर लोगों की भावना के आधार पर वह बात दब जाती है, क्योंकि वह जनता के हित की बात और जनता के हित की बात। तो जो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ 40 वर्षों में अच्छा पगडंडी से लोग आते थे और जाते थे। 40 वर्षों से 40 वर्षों से, ठीक है। कच्ची सड़क का एक बार लोगों ने श्रमदान से निर्माण कराया था, श्रमदान से। अच्छा। सरकारी पैसे से नहीं, श्रमदान गांव के, हाँ गांव के लोगों। और जब श्रमदान से वो हुआ था उसको भी लोग फिर धीरे धीरे करके मिला लिए पगडंडी में। हाँ, लेकिन लोग जब हम बने और जब हमारे गांव में अतिथि आते थे कोई भी तो बोलते थे कि ये पैसा गांव है जहाँ पैदल जाने के लिए पगडंडी से जाना होता है, तो शर्म महसूस होती थी। हम जो है एक किसानों से बात किए, उसका मतलब उसका भाव को समझे। वह जैसे भी हुआ, पहले कोई नहीं भी बोला, कोई हाँ भी बोला, लेकिन बाद में सर्व सहमति से सब लोगों ने स्वेच्छा से अपना जमीन जो है सहयोग किया और सहयोग करने के बाद दान दिया वह स्वेच्छा से। और उस जमीन में जब निर्माण हुआ, आज मतलब योजना सफल हुई है। पहले लोग कहते थे कि भाई ये जो योजना हो रही है तो हम 4 फीट से ज्यादा जमीन नहीं देंगे, ठीक है। वो 4 फीट जमीन मांगते थे एक व्यक्ति से। अच्छा। 4 फीट थी, कहता था 3.5 फीट देंगे, 7 फीट का सड़क बना दीजिए। जब योजना पारित हो गया तो लोग, जब हमारा भी जमीन पड़ता है, वहां से जब शुरू हुआ तो 10 फीट जमीन जो है दी, और जब आना लगा
जब बनने लगा रोड तो सब लोग कहने लगे 10 फीट बनाइए। योजना की स्वीकृति 8.5 फीट हुई, लेकिन सड़क हम लोगों ने 10 फीट बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि लोगों ने जो भावना व्यक्त किया उसका भावना का सम्मान करने के लिए। अच्छा, तो पहला ये पहल आपने जो की है कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक रहा सड़क वाला, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सहयोग दिलवा दिए, ये सबसे बड़ी बात। और वो ऐतिहासिक नहीं, वो ऐसा 2 सड़क बना, वो 2 हमारे यहाँ ये जो आपका कहिए कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा पगडंडी से ही था। वहां भी सड़क बनवाए, उसमें भी सड़क जो बना हमारे कार्यकाल में बना है। चलिए, और मतलब चूंकि आप एजुकेटेड हैं, कहता है कि देश स्मार्ट तभी बनेगा जब गांव स्मार्ट होगा, और गांव स्मार्ट बनेगा तब प्रधान स्मार्ट होगा और स्मार्ट थॉट होगा। जब तक स्मार्ट सोच नहीं हो सकता तब तक स्मार्ट गांव नहीं बनेगा, पंचायत नहीं होगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात है। बाकी बात आपने एक बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में +2 स्कूल का निर्माण भी आप करवाए जी, +2 और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा बताइएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के। हम तीनों विषय पे आते हैं। ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और साफ सफाई, इन सभी बिंदु पर हम आपको बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत लंबे समय से लोगों की चाहत थी कि +2 विद्यालय का निर्माण, लेकिन किसी न किसी कारण से वह रुक जाता था। अच्छा, और वो जो कमी होता है वो होता है जनप्रतिनिधि का समन्वय। जब जनप्रतिनिधि का समन्वय होता है तो कोई भी काम आसान हो जाता है। और वो समन्वय है कि आप अपने से जो ऊपर के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री, उनका सम्मान करते हैं, और आप अपने से नीचे के भी जो लोग हैं उनका भी सम्मान करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, और वो कोऑर्डिनेशन से ही कोई किसी भी चीज का निर्माण हो सकता है। क्योंकि किसी भी पहलू को मूल रूप देने के लिए उसमें जरूरत है इच्छा शक्ति की। तो जो चीज यहाँ कमी लगता था, +2 विद्यालय हो, पंचायत सरकार भवन हो, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, तो वो सारा चीज जो है उसको गैरमेजरवा जमीन को चिन्हित करके देना होता है। चिन्हित करके देने के बाद उसका सीमांकन कराना होता है। वहाँ का सॉइल टेस्ट, मिट्टी का जब भवन निर्माण होता है सॉइल टेस्ट कराना होता है। उन हर बिंदुओं पर हमने पहल किया। अच्छा, और माननीय यहाँ के जो विधायक हैं उनका भरपूर सहयोग रहा, और भरपूर सहयोग रहने के कारण आज जो है सभी काम जो है धरातल पर है। चलिए, तो देखिए बहुत बड़ी बात है। और कुछ प्रश्न मेरे पास बहुत है। एक जो सवाल होता है सबसे ज्यादा सड़क, जल, नल की बात होती है। मुखिया जी, ऐसा होता है कि ग्राम के लोग जो है सड़क की बात करें, सड़क ने आपने बना दी है, जल नल की क्या स्थिति है और किस वार्ड में अभी कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा ताकि जनता को भी पता चल जाए। देखिए 2 बिंदु है। जब जल नल की बात आप कर रहे हैं, आप पूरे बिहार में जो घूमते होंगे आप देखे होंगे कि पक्की जो गली बनी हुई है उसको लोग काट करके और उसके बाद पाइप बिछा के छोड़ दिए। न सड़क रहा और न जल रहा। ठीक है, यह वास्तविकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। वही स्थिति मेरे यहाँ भी था। ठीक है, तो हम जब यहाँ देखे कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम था कि जल निकासी का कोई जगह ही नहीं था। घर का जो पानी है ना, नाला का पानी, हमारे पूरे गांव में, इतना बड़ा गांव है, इसमें कहीं भी एक भी नाला का निर्माण नहीं था। अच्छा, इसके पूर्व अच्छा, एक भी नहीं। और हमारा विधिवत मतलब जो है प्लानिंग के साथ एक एक नाले का निर्माण, मतलब कहां से कहां पानी निकलेगा, कहां जाके गिरेगा, प्लानिंग है पूरा। और उस प्लान के तहत सब अंडरग्राउंड नाला बना। और जो नाला बना है, आप यहाँ जो देख रहे हैं सड़क, इसमें भी नाला बना हुआ है। अच्छा,
लेकिन आपको ऊपर से पता नहीं चलता है कि नाला यहाँ है। अच्छा। तो दो चीज इससे लाभ हो रहा है, एक तो साफ सफाई, बिल्कुल, और दूसरा जो घर का जो गंदा पानी है उसका निकास। कुछ बच गया है जिसको लेकर के हमको पब्लिक का ताना सुनना पड़ता है। उसका कई तरह का मतलब पब्लिक का जो हमारे जो लोग हैं वो अपने लोग भी नाराज होते हैं कि मुखिया जी ये नहीं हुआ। लेकिन उसके पीछे का बात यही है कि पंचायती राज विभाग में जो आवंटन होना चाहिए, तो 7 निश्चय योजना जो शुरू हुई थी मुख्यमंत्री जी का, माननीय नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय पार्ट 1 योजना शुरू किए थे, बहुत ही बेहतरीन योजना था। और उस योजना को हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग दुरुपयोग किए, जिसके कारण से वह योजना उसको रोक दिया गया। वार्ड सदस्यों का फंड उसी से मिलता था, वह भी रोक दिया गया। वार्ड सदस्यों का भी नाराजगी हम लोगों को झेलना पड़ा, बहुत सारा बात सुनना पड़ता है। यानी एक पंचायत को चलाने के लिए बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, बहुत सारा आसान जीवन है। आप ये समझ लीजिए, जनता कोसेगी जो आपसे नीचे, मतलब आपसे नीचे नहीं कहिए, आपके समकक्ष। भाई हमारा अंग, ठीक है, हमारा अंग है। जो भाई मुखिया का कैबिनेट क्या है? मुखिया का कैबिनेट है वार्ड सदस्य, और 7 निश्चय पार्ट 1 जो चलता था, वार्ड सदस्य को एक बड़ा अधिकार था, उसमें काम होता था, उसमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत थी, योजना बंद करने की जरूरत नहीं थी। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि कार्यकाल हमारा समाप्त हो रहा है, लेकिन वो जो 7 निश्चय पार्ट 1 का योजना था, वैसा योजना चलना चाहिए जिससे कि गांव का संपूर्ण विकास हो सके। आज हमारे यहाँ बहुत सारा जो नाला बच गया है, राशि के अभाव में बच गया है, और नहीं तो इस तरीके से प्लानिंग से काम हो रहा था कि एक भी नाला किसी भी टोले में नहीं बचता। लेकिन दिक्कत है कि राशि हम लोगों का सीमित है और काम बहुत ज्यादा करना है। बिल्कुल, ये बात सही है। हमने कई पंचायत में जाते हैं और लगातार ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन एक और सवाल है, हालांकि वीडियो बहुत लंबी, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में है कि पीएम आवास को लेकर के जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2022 में सबके घर पर काम मिलेगा, हालांकि योजना बंद कर दी गई थी 2018-19 में ही, और उसके बाद लेकिन पिछली योजना, लेकिन पंचायत में कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास तो पक्का मकान है और वो पक्का मकान रहते हुए भी मकान चाहते हैं, और उसके लिए कुछ पैसे भी देते हैं, चाहे मुखिया के आदमी को दो या मुखिया को दो या तो ब्लॉक अधिकारी के दे, किसी न किसी के लोगों को, और बाद में कहते हैं कि आवास में पैसा लिया जाता है। तो क्या आपके पास भी सब कंप्लेन है या आपके पास कुछ ऐसा मैसेज? ये जो विषय है ना, लोगों के दिल दिमाग में एक धारणा बन गई है कि बिना पैसा लिए काम नहीं है। ठीक है, ये बात सच है कि पैसा लिया जाता था और अभी भी लिया जाता है, लेकिन सभी जगह नहीं लिया जाता है। हम अपनी पंचायत का बात करते हैं। अपने पंचायत में हम जब से देख रहे हैं, हमारे यहाँ 60 पीएम आवास योजना पूर्व से जो नाम चढ़ा हुआ था, वह खुले ग्राम सभा करके हम उसको अनाउंसमेंट करा दिए, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा ना दे, और ये आपका नाम इसमें ग्राम सभा से पारित करके भेज रहे हैं, ठीक है। उसके भेजने के बाद जब हम पूर्ण रूपेण माइक पे ये घोषणा कर देते हैं कि आपका नाम इस सूची में है और कोई आपको काट नहीं सकता है क्योंकि आप पात्र लाभुक हैं, उसके बाद अगर यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से किसी कर्मी को 1000-2000 रुपया दे दे, ठीक है, तो वो हम समझते हैं कि उसमें अपराधी वही है, क्योंकि वह ऐसे कृत्य को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल, ये साफ बात है कि हम मीडिया के माध्यम से, मैंने भी एक काम कराया था, मदद कर दिया था मीडिया के माध्यम से, सरकार से लाभ दिलाया, लेकिन बाद में वो पैसा दे करके काम कराया। हम ऐसा उदाहरण 2-3 हम मतलब अब हमारे पास 5 ऐसा उदाहरण आया, ठीक है। हम वैसी जगह गए जहाँ जिसको की आवास हम सारा चीज करा दिए, उसी के पास हम गए, वही व्यक्ति बोला मुखिया जी मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। तो हम बोले कि आपको तो आवास नहीं था, आपका आवास तो पास हो गया, आपको तो मिल ही गया है। बोला हाँ वो तो 5000 रुपया हम किसी को दिए थे इसीलिए हो गया।
तो हम बोले कि आप जो 5,000 रुपया दिए थे वो कोई जनप्रतिनिधि था, कोई पदाधिकारी था तो नहीं, किसी दल का एक नेता था, ठीक है। हम बोले आपका पैसा वो फालतू का ठग है, क्योंकि उसको पता था कि आपका सूची में नाम है और आपका पैसा आपको मिलना ही है, तो वो आपसे पैसा ले लिया, ठीक है। उसको पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हम उसी बात को हम बोले अभी सत्यापित करा देते हैं, तो बोला कि नहीं नहीं मुखिया जी रहने दीजिए, ये बात सही है कि पैसा ठग दिया। तो इस तरह का बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आप काम कर दीजिए और उससे पैसा नहीं लीजिए, तो उसके दिमाग में ये बात है कि ये काम नहीं कराना चाहते हैं, यह भी धारणा बैठ गई है। पैसा आप ले लीजिए तो लगेगा कि नहीं काम मेरा होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात है कि आवास योजना में हम लोग इतना मानसिक पीड़ा झेले हैं कि मुखिया बनने के बाद मुखिया जी को जितनी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और वो बराबर मिलने आते हैं, और मुखिया जी अपने से महिलाओं से सबसे जो भी लोग आते हैं सब लोग से मिलते हैं। खास तौर पे महिलाएं वो आ करके ये बोलती है कि मुखिया जी वोट दिए थे आपको, आवास योजना हमारा क्यों नहीं हो रहा। अब ये सोच लीजिए कि आज 4.5 साल हो गया, सिर्फ नाम दर्ज का भी सूची फाइनल हम लोगों के हाथ में नहीं आ पाया, हम जनता को क्या जवाब दें। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल है कि आप सरकार में भी हैं, आपके संपर्क के लोग मंत्री हैं, कहीं न कहीं आपकी बैठक उठक भी होती है, तो क्या पंचायत में जो समस्या आता है मंत्री साहब से कभी इस बात को रख पाते हैं आप, या डरते हैं कि कहीं हमारा जांच न करा दे? जैसे देखिए विषय तो जितना भी आता है पदाधिकारी से लेकर के और जो भी माननीय मंत्री हो, माननीय विधायक हो, उन तक ये विषय जाती है, ठीक है। लेकिन उनका भी एक सीमा है। जब हम माननीय मंत्री माननीय विधायक से कहते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि केंद्र का योजना है, वो केंद्र सरकार तय करती है। राज्य सरकार का जो योजना है वो मुख्यमंत्री आवास योजना है। मुख्यमंत्री योजना वो तो आवास योजना जो आता है वो आपदा में मिलता है, आपको भी पता है ये बात। आपदा में कितना मिलता है? 1-2 लोगों को, ठीक है। वो योजना से मतलब जैसे लोगों का बहुत बड़ा समूह को भला नहीं कर सकते। हाँ, आपदा पीड़ित लोगों को हम तत्काल जो व्यवस्था है वो दे सकते हैं, लेकिन ये जो कहिए कि एक बड़ा समूह जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उसको अगर आवास मिलना चाहिए, लेने योग्य है, ठीक है, तो वो समय 5 साल का जो समय एक मुखिया का कार्यकाल होता है, अफसोस के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि 5 साल के कार्यकाल में अगर यदि हमारे कार्यकाल का अगर हम 150 आवास भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे जैसा लोग तो यह कहते हैं कि भाई हमारा मुखिया बनने के बाद मतलब हम वो उसको सफलता नहीं मानते आवास योजना में, भले ही सरकार की नीति जो भी रही हो, लेकिन हम उसको अपने आप को सफल नहीं मानते उसमें। चलिए, तो देखिए ये मुखिया जी बेबाक अंदाज में बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन अंतिम एक मैसेज, एक संदेश अपने पंचायत, क्योंकि आप चुनाव भी आने हैं, आपका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, जब क्या काम कराएं फिर जनता के बीच जाएंगे, तो एक मैसेज संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सारा योजना है, बहुत तरह का लाभ मिल रहा है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आवास योजना ही है, इसके अलावा भी बहुत तरह का लाभ है। आज सरकार के तरफ से उद्यमी योजना और कई तरह के, हम समझते हैं कि भाई आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप आगे आइए और आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आगे आइए, सरकार का जो योजना है उसका लाभ लीजिए। आप आर्थिक रूप से जब कमजोर रहेंगे तो आप समय से जो सोचते हैं वो सरकार की पॉलिसी जो है वो समय से अगर यदि लागू नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, तो आपको आर्थिक रूप से संबल होने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को उसके लिए मतलब मजबूती से आप खड़ा होते हैं तो आप संबल हो सकते हैं। इसलिए कोई जितना तरह का योजना चल रहा है उस योजना को समझने
और ग्राम सभा में आने और ग्राम सभा में या किसी भी शिविर में जाके उसका मतलब जानकारी लेना चाहिए लोगों को, और उस जानकारी से लाभ के लिए आप जुड़िए, जिससे कि आपको सरकार का अलग योजना का लाभ मिल सके। अगर कहीं से अगर किसी चीज में सरकार का योजना में कहीं विलम्ब हो रहा है तो दूसरा लाभ जो मिलने योग्य है, जो मिल रहा है, वो आपको समय से मिल जाए। यह हमारा संदेश है। दूसरा है कि हम यही कहेंगे कि 5 साल का जो कार्यकाल होता है, उस 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण ईमानदारी के साथ जितना सेवा का जो अवसर लोगों ने दिया उसको सदुपयोग किया। एक भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि किसी का 5 रुपया ठगी कर लिया। पूरे पंचायत की बात हम ऑन द मतलब कैमरा बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि हमने किसी का ठग लिया। किसी का 1 रुपया अनावश्यक कहीं किसी का भी नहीं लगा है हमारे यहाँ। और जो भी चीज होता है हमारे यहाँ जो कर्मी है, हमारे यहाँ जो पदाधिकारी हैं, उनको ये बात पता है कि मुखिया जी का काम पारदर्शी रहता है और हम जो है मुखिया जी को सहयोग करते रहते हैं। भाई पद जिनका है, जिनका मुहर है, सब काम तो उन्हीं के माध्यम से होना है। हम तो एक जो प्रतिनिधि के रूप में सामान्य जनता की तरह हैं, लेकिन जनता की जो पीड़ा है उसको मुखिया जी से ज्यादा हम सुनते समझते हैं, क्योंकि हमको दिन भर घूमना है। बिल्कुल ठीक है। मुखिया जी के पास जो लोग आते हैं वह बात वो सुनते हैं, समझते हैं। तो वो सारा बात यह है कि हम दोनों मिलकर के मतलब जनता के हित के लिए आने वाले भविष्य में भी जो कुछ हो सकेगा वह प्लानिंग है हमारे पास। और हम चुनाव में जाने से पहले हम अपना जितना भी काम है हम एक डायरेक्टरी के रूप में उसको डायरी के रूप में हम जनता के बीच रख देंगे कि भाई आवंटन कितना था और खर्च हमने कितना किया और किस मद में किया, वह सारा दे करके जनता के बीच जाएंगे। तो ये जो है हम तो ग्राम पंचायत के रिपोर्टिंग आप कानूनी जंग पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है। हालांकि इससे पहले एक आगरा में हमने राकेश यादव जी जो प्रधान हैं आगरा के भावनगरपुर के पंचायत के, तो उनके पास ये योजना देखे थे जिन्होंने बताया। जिक्र इसलिए बीच में कर दिया उनका ताकि हमें भी अच्छा लगा इनको सुनकर के कि बड़ा अच्छा लगता है जब पंचायत के विकास का एक योजना पूर्ववत बना हो और आगे लोगों को प्लान भी बता दे। बाकी बात हम यही कहेंगे कि इनका कैसा कार्यकाल रहा, गंगरा पंचायत के पंचायतवासी जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन अभिषेक आनंद के साथ गंगरा, गिद्धौर, जमुई से। धन्यवाद।